जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। असम राइफल से जुड़ी मेरे पास 2 खबरें हैं, लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत इंडियन आर्मी की खबर के साथ करूंगा। भारतीय सेना कभी भी अपने जवानों को, उनके परिवारों को नहीं भूलती है। खासकर यूनिट जैसे जो इन्फेंट्री की यूनिट होती हैं या आरटी की यूनिट होती हैं, वो कभी भी अपने जवानों को नहीं भूलती हैं। और ऐसा ही नज़ारा राजस्थान के नागौर में देखने को मिला, जहां पर शहीद जवान की बेटी की शादी में यूनिट के जवान पहुंचे और बेटी का कन्यादान किया। क्या कभी ऐसी तस्वीरें आपने दुनिया की किसी आर्मी या दुनिया के किसी देश में देखी? शायद नहीं, लेकिन यही चीज भारतीय सेना को खास बनाती है, अलग बनाती है, क्योंकि सेना एक परिवार है और हम लोग परिवार की तरह। दोस्तों, भारतीय सेना कभी अपने सैनिकों को और उनके परिवारों को नहीं भूलती है। यकीन ना हो तो इस खबर को देख लीजिए। नागौर जिले के मेड़ता उपखंड में कड़वायरा के ढाणी में शनिवार को एक दृश्य देखने को मिला, जहां एक बेटी की शादी थी और बेटी के पिता शहीद हो चुके थे। शौर्य चक्र विजेता शहीद भागीरथ कड़वासरा की बेटी सुष्मिता की शादी में भारतीय सेना के 13 ग्रेनेडियर के 24 जवान पिता बनकर पहुंचे। ये आयोजन केवल एक पारिवारिक समारोह नहीं रहा, बल्कि फौजी भाईचारे, कर्तव्यनिष्ठा, वचनबद्धता का जीवंत उदाहरण बन गया। 13 ग्रेनेडियर बटालियन गंगानगर जैसलमेर सेक्टर के 24 जवान विशेष रूप से नागौर पहुंचे। इस अवसर पर कमान अधिकारी कर्नल सोमेंद्र कुमार, अन्य अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्नल सुरेश चंद्र राणा भी मौजूद रहे। जवानों ने दुल्हन सुष्मिता को गोद में बिठाया, कन्यादान की रस्म निभाई, फेरे लगवाए और आशीर्वाद दिया। विदाई के समय जवानों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। वही वातावरण गर्व और सम्मान की भावना से भरा हुआ था। इससे पहले भी हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान जो हैं, शहीद जवानों की जो बेटियां हैं, उनकी शादी में पहुंचते हैं, उनका कन्यादान करते हैं। यहीं से पता चलता है कि हमारी सेना, हमारी यूनिट्स कभी अपने वीर जवानों को, उनके परिवारों को नहीं भूलती है। शहीद भागीरथ कड़वासरा का जन्म 10 जनवरी 1978 को नागौर जिले के इसी गांव में हुआ था। वर्ष 1995 में भारतीय सेना की 13 ग्रेनेडियर में शामिल हुए। 8 जून 2002 को असम के मिलनपुर गांव में आतंकवादियों से मुकाबले के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी बहादुरी के लिए 26 मार्च 2003 को मरणोपरांत शौर्य चक्र से उनको सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खबर मिजोरम से है। दरअसल असम राइफल का अभियान ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट लगातार जारी है। ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग सप्लायर के खिलाफ लगातार असम राइफल कार्रवाई कर रही है। और हमने ये भी देखा कि जहां जहां गांजे की फसलें लगाई गई हैं, उनको भी तबाह किया गया है असम राइफल के द्वारा। लेकिन अब मिजोरम में एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर लाखों की ड्रग्स जो है असम राइफल ने जब्त की है। और हर हफ्ते मुझे लगता है कि करोड़ों की ड्रग्स जो है असम राइफल जब्त करती है। एक तरफ जो है उग्रवाद का, आतंकवाद का खात्मा, उनकी चुनौती, और दूसरी तरफ ड्रग सप्लायर एक बड़ी चुनौती बनकर असम राइफल के सामने खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से असम राइफल कार्रवाई कर रही है, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ड्रग फ्री हो जाएगा। दोस्तों, असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में लगातार ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है। असम राइफल ने जोखावधर पुलिस के साथ मिलकर 21 फरवरी 2026 को मिजोरम के जोखावधर जिले के जनरल एरिया क्रॉसिंग पॉइंट पर 47.74 करोड़ रुपए मूल्य की
15,916 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जब्त की गई सामग्री, गिरफ्तार व्यक्ति और उसकी बाइक को पुलिस को सौंप दिया गया है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मणिपुर की बात करें, मिजोरम की, असम की, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, करोड़ों की ड्रग्स जो है असम राइफल हर महीने जब्त करती है और कई जगह पर तो गांजे की खेती तक जाकर जो है वो तबाह की है। और इस दौरान त्रिपुरा में हमने देखा कि असम राइफल के जवानों पर जो है हमले भी हुए, लेकिन उसके बाद भी कभी असम राइफल के जवानों ने हार नहीं मानी। दरअसल असम राइफल का ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा मिशन चल रहा है जो न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को बचाने के लिए है, बल्कि पूरे देश के युवा को बचाने के लिए यह मिशन बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि ड्रग्स इस वक्त देश के सामने आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश से खबर है। अरुणाचल प्रदेश के एक गांव में भीषण आग लग गई। आग लगते ही जैसे ही पास में तैनात असम राइफल की बटालियन को सूचना मिली कि इस नगौना गांव में आग लग चुकी है, असम राइफल के जवान तुरंत वहां पर पहुंचे, लोगों का रेस्क्यू किया गया, आसपास के घरों को खाली कराया गया, जो सामान था उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। ऐसी तस्वीरें कहां देखने को मिलती हैं? अमूमन तो ऐसा होता है कि फायर ब्रिगेड आ जाती है, आए ना आए वही आग पे कंट्रोल करती है या फिर आग अपने आप बुझ जाती है। लेकिन यहां पर नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, अगर कहीं पर भी कोई आपदा आ जाती है तो असम राइफल सबसे पहले संकट मोचक बनकर रास्ते में खड़ी हो जाती है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें 21 फरवरी 2026 की आधी रात की हैं। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नौगना गांव में भीषण आग लगने की घटना हुई। जैसे ही इस आग की खबर असम राइफल की खोंसा बटालियन को पहुंची, तुरंत खोंसा बटालियन एक्शन में आई। सूचना मिलते ही असम राइफल के जवान तुरंत प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और आग पर काबू पाया और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में सहायता प्रदान की। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए जवानों ने आग पर काबू पाने, लोगों के सामान की सुरक्षा करने और आग को आगे फैलने से रोकने में मदद की। समय पर और समन्वित कार्रवाई के कारण स्थिति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया। किसी की जान नहीं गई, जिससे जीवन की रक्षा करने और स्थानीय समुदायों की सेवा करने के प्रति असम राइफल की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी को बड़ी कामयाबी मिली है। किश्तवाड़ में हम देख रहे थे पिछले 1.5-2 महीने से कई ऑपरेशंस हुए, लेकिन आतंकी भाग जाते थे। इस दौरान हमारे 1-2 जवानों की शहादत भी हुई, लेकिन अब इंडियन आर्मी ने उन आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। सैफुल्ला, जैश का आतंकी टॉप कमांडर, उसे हुरों के पास भेज दिया गया है। उसके साथ एक और आतंकी मौजूद था, उसको भी हुरों के पास भेज दिया गया है कि जाइए और वहां पर एंजॉय करिए। तो भारतीय सेना से टकराओगे, इंडिया में कदम रखोगे और ये सोचोगे कि आप बच जाओगे, तो सपने देखना बंद कर दीजिए। पाकिस्तान में रहिए, पाकिस्तान की सेना को तंग करते रहिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा तो मैक्सिमम 60 दिन आपकी लाइफ है, उसके ज्यादा आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। हाँ, दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रविवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना ने कहा है कि आतंकवादी चटूरू बेल्ट के पास इलाके में छिपे हुए थे, जहां पर भारतीय सेना का तलाशी बंद ऑपरेशन चल रहा था। इस दौरान वो दोनों मारे गए। उनके पास से हथियार
और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें 2 AK-47 राइफल शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि चटुरू के जंगल क्षेत्र में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। इनपुट मिलने के बाद सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया और खबर है कि एक कमांडर, जैश का जो कमांडर था सैफुल्ला, उसको ढेर कर दिया गया है। उसके साथ एक और आतंकी था, उसको भी हुरों के पास भेज दिया गया है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हैं। हाँ हाँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की करेंगे। एआई समिट में जो कांड गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो गया। इसी को लेकर मैंने एक्सपर्ट से बातचीत की है, आप भी सुनिए। रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता कहें हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल भारत तकनीकी तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो एआई का समिट भारत में हुआ और जो काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, उसके बाद पूरी दुनिया में फजीहत भारत की हुई। ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्यों ऐसा किया गया? कोई क्लैरिटी अभी तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन आप तमाम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेक्चर भी देते हैं कई बार, और बच्चों से इंटरेक्ट भी आपका होता है। कैसे आप देख रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस कदम को, और क्या ये एक बड़ा सेटबैक भारत के एआई की मुहिम को दुनिया में? धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छा आपने ये मुद्दा लिया है, बिकॉज देश के फ्यूचर को कंसर्न करता है। और आप जानते हैं कि 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम उम्र की है, और जो हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारी ताकत है। और अगर हम इस ह्यूमन रिसोर्स को ठीक तरीके से नर्चर नहीं करेंगे, मॉरल वैल्यूज नहीं डालेंगे, उसमें एथिक्स नहीं उनको सिखाए जाएंगे, और स्किल्स नहीं उनको दिए जाएंगे, तो देश, जब आप बोलते हैं विकसित भारत, विकसित भारत क्या होता है? जी, नारे से इसको विकसित नहीं होता है, बोलने से विकसित नहीं होता है। जब आप विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी है। और एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूथ, आपका जेनजी। और अगर आप उसको एक सही तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे, उसको आगे लेके नहीं जाएंगे, पेड़ तभी उगता है जब उसको अच्छी तरीके से पानी दिया जाता है, उसमें मैन्योर डाला जाता है, उसको सींचा जाता है। एक यूथ भी एक पौधे की तरह है, और अगर आप उसको सींचेंगे नहीं, अगर उसको अच्छी तरीके से आप सिखाएंगे नहीं, तो वो आने वाले वक्त में आपके लिए एक सरदर्द बन सकता है। और देश का, जब हम नेशन बिल्डिंग बोलते हैं, और दूसरा है कि इसको लोग पूछेंगे, सर आप तो फौज में रहे थे, आप इसके बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं? तो मैं ये इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 के बाद
जब मैं रिटायर हुआ 2 महीने में ही मैंने नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर लिया एज ए डीन। ओके सर। और मैं एनआईटी ग्रेटर नोएडा के साथ जुड़ा रहा हूँ तकरीबन डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज में, या तो उनके मैनेजमेंट बोर्ड में, या डीन, या डायरेक्टर बिजनेस स्कूल, तकरीबन 2025 तक। 6 साल मान के चलिए, 7 साल मान के चलिए। जी। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ आज, वो मेरे इम्प्रेशंस हैं मेरे एक्सपीरियंस के। और खास तौर पे मैं इसमें गलगोटिया का भी जिक्र करूंगा। मैं गलगोटिया देखिए एक अकेला उदाहरण नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि गलगोटिया ही ये कर रहा है तो ये हमारी गलत फहमी। ओके। ये प्रैक्टिकली सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बीमारी है। और मैं एक स्पेसिफिक रेफरेंस आपको ग्रेटर नोएडा का देता हूं। इस ग्रेटर नोएडा जो एरिया है, ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, वो अगर आप देखें तकरीबन 200 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे। ओके। 200 ठीक है सर। 1.5 से 2 लाख बच्चों को ये यहाँ पे एजुकेशन मिलती है। और ये खास तौर पे जो ग्रेटर नोएडा एक प्लान्ड नॉलेज सिटी है, इसमें नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3 ऐसे करके बने हैं। और पूरे भरे हुए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि दुकानें खुल चुकी हैं। और बहुत कंपटीशन है आपस में, किसके पास स्टूडेंट्स आने चाहिए, किसके पास नहीं आने चाहिए, कितनी प्लेसमेंट हम पैकेजेस हम इसको कर रहे हैं, सब कुछ फर्जी होता है। लोगों को इसको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होड़ मची हुई है कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हम खींच सके। ओके। क्वालिटी की कोई बात नहीं करता है, क्वांटिटी की बात करता है। दूसरा, कहां से ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं? बिहार से बच्चों को पकड़ के लेके आते हैं। कोई स्कीम है बिहार में, स्कॉलरशिप स्कीम, वहां से ये लोग को इसको फंडिंग मिलती है और इसको बच्चों को लेके आते हैं। और ये अगर एमबीए के बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी तक नहीं बोलनी आती, उनको अंग्रेजी तक लिखनी नहीं आती, और वो एमबीए कर रहे हैं। और उनकी क्लासें एमबीए की होती हैं, और फिर उनको नंबर दिए जाते हैं फर्स्ट डिवीजन, 60%, 70% मार्क्स। 2 लाइन भी लिख ले एक आंसर में तो उसको पास कर दिया जाता। तो अगर हम इस टाइप की एजुकेशन में विश्वास करते हैं तो माय बेस्ट विशेस टू भारतवर्ष। क्योंकि अगर आप इस तरीके के बच्चों को तैयार कर रहे हैं और आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो भारत विकसित कभी नहीं हो पाएगा। एंड आई थिंक ये वीडियो मैं भेजना चाहूंगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी। ये जो एक्रेडिटेशन आपने सिस्टम बनाया है, ये जो टीम आती है आपका ऑल इंडिया ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, आपने इसको एनईपी 2020 बनाई, ये एक्रेडिटेशन करती क्या है? इसको मैंने एक्चुअली कंडक्ट किए काफी एक्रेडिशंस। ये बस एक तरीका है। सपोजिंग आपको दिखाना है कि आपके एमबीए में 400 स्टूडेंट्स हैं और आपका रेशो टीचर स्टूडेंट रेशो है 1:20 होना चाहिए, तो 20 आपके पास फैकल्टी होनी चाहिए। आपके पास ग्राउंड में 10 से 12 फैकल्टी नहीं होती है। तो आप क्या करते हैं कि आप दूसरे कोर्सेज की फैकल्टीज को दिखाते हैं कि ये इनको पढ़ा रही। किसको हम वो कर रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं, सिस्टम को बेवकूफ बना रहे हैं।
पेपर पे पूरी पेपर कार्रवाई सही है, ग्राउंड पे सही नहीं। ग्राउंड पे सही। और इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि इनका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। जो हमारे जैसे लोग जो एसोसिएटेड हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको इस ऑडिट पे लगाना चाहिए, और एक सरप्राइज ऑडिट होना चाहिए, 24 घंटे टाइम देना चाहिए, और इनको हर एक इंस्टीट्यूशन का एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। और जब तक ये इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं होगा, हम दूध का दूध पानी का पानी नहीं इसको सामने ला सकते। ओके सर। और बहुत बेहतरीन आपके सिलेबस बनते, ब्रोशर आपका इतना अच्छा होता है, ग्लॉसी, और उसमें ऐसी ऐसी एक्चुअली फोटो लगाई जाती है, जैसे कि अगर इसको कोई आप इसको इंजीनियरिंग का या आपको एमबीए की ब्रोशर आपको बना रहे, तो फोटो भी पता नहीं कहां कहां से मंगा के लगा देते हैं। तो इस दिखाने के लिए कि भाई इसको इंस्टीट्यूशन में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां जाओगे तो आप गड्ढे देखोगे, और जो आप इसको खराब इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे। जब एआईसीटी की टीम आपके एक्रेडिटेशन के लिए आती है, तो वो बोलती है भाई आपके पास तो 3 लैब होनी चाहिए, आपके पास 2 लैब। अच्छा ठीक है, करो, एक प्रिंट आउट लगा दो एक क्लासरूम के सामने, उस पर लैब लिख दो और उसकी फोटो ले लो, तो तीसरी लैब आपकी तैयार हो गई 30 सेकंड में। तो ये कोई सिस्टम थोड़ी है काम करने का। एग्री सर। और इसको बोलने के लिए दम चाहिए, इसको लोगों के पास दम नहीं है बोलने के लिए। और अभी इसी के ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो आपका पब्लिश हो जाएगा 3-4 दिन में। ये पूरा सिस्टम का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, तो आप अब ये इसको देखिए, इसको एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे निकलती हैं, नंबर 1, और ये जो रैंकिंग्स है, ये आपकी नैक की हो गई, और आपका एनआईआरएफ, ये जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है आपका जो रैंकिंग करना। तो ये जो सिस्टम जो है आपका रैंकिंग का, ये सिस्टम को आप इसको कैसे इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिकॉज नंबर 1, मैं बीच में टोक रहा हूँ, ये कुछ वैसे ही है जैसा कि हम मीडिया को देखते हैं तो सब चैनल खुद को नंबर 1 बताते हैं, वैसे ही अगर यूनिवर्सिटी में चली जाएं तो वो खुद को नंबर 1 बताती है सर। हाँ, तो ये जो आपका एनआईआरएफ हो गया, आपका नैक हो गया, ये जितने उसके पैरामीटर्स है ना, आप उसको सिचुएट करते हैं। ओके सर। ग्राउंड में होते नहीं है, बट आप उसको मैनिपुलेट करके वो पैरामीटर्स आप अपने लेके आते हैं, और अपनी रैंकिंग को आप ये बताते हैं कि हमारे फर्स्ट 100 में है, अब हमारा जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फर्स्ट 50 में है, ऐसे करके। और प्लेसमेंट्स की मैं बात करूं, मैं आपको बताऊं, भारत में जितने भी एमबीए ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, मुश्किल से 10 से 15% एम्प्लॉयबल है। अबाउट 80% ऐसे हैं आपके ग्रेजुएट्स जो कहीं पर भी आप उनको जॉब नहीं दे सकते, बिकॉज उनमें वो काबिलियत ही नहीं, डिग्री है। दूसरा एक और ये सिस्टम बन गया है बेवकूफ बनाने का, जिसका नाम है सर्टिफिकेशंस। अब आप बच्चों को हर एक टाइप की सर्टिफिकेशन अपना करा देते हैं, वर्कशॉप उसको करा देते हैं, और उस बच्चे से उस सर्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज क्या उसने गेन किया, उसको कैसे किया हुआ, उसको नहीं पता होगा। सर्टिफिकेट उसके पास जरूर है जी, और इसको बेसिक चीज एक्सेल करके मैं आपको बताता हूं। मेरा एक्सपीरियंस था, बच्चों ने अपनी एक्सेल अपनी सर्टिफिकेशन करी
और जब उनको एक्सेल का टेस्ट लिया तो वो पास नहीं कर पाए। तो इस टाइप की अगर हमने अपना सिस्टम कोई बना रखा है तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हो किसको नहीं बना रहे, ये आपके व्यूअर्स ही डिसाइड करेंगे। ठीक और है। इसीलिए ये जो गलगोटिया का इंसिडेंट है, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग मैं बोलता हूँ। बिकॉज आज आप एक चाइना का प्रोडक्ट दिखा के आप इसको मुझे बताइए, पेटेंट्स होते हैं, इसको पेटेंट्स के लिए आप अप्लाई करते हैं। गलगोटिया ने 1000 से ज्यादा पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया, उसको एक भी नहीं मिला। तो जब इस टाइप की आपका रिसर्च आपका कितना होता है, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को ना उसकी रिसर्च की ताकत से जज किया जाता है। रिसर्च पे आपका कितना फोकस है और क्या आपकी फैकल्टीज भी रिसर्च ओरिएंटेड है। आप इसको किसी फैकल्टी से पूछ लीजिए कि आपने पिछले 1 साल में कितने रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश हुए थे स्कोपस में, इस टाइप की पब्लिकेशंस होती हैं जो रिकॉग्नाइज होती हैं। आपको 10% से ज्यादा फैकल्टीज नहीं आपको मिलेंगी। जब फैकल्टीज ही रिसर्च नहीं करेंगी तो स्टूडेंट्स को क्या कराएंगे? एग्री है सर। दूसरा, आप फैकल्टीज को 40-50 हजार सैलरी पे रखते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो देंगे आपको, या किस टाइप के लोग आएंगे जो 40-50 हजार रुपए में आएंगे? खाना पूर्ति हो रही है। एग्री सर। तो मैक्सिमम ये है कि जो आपका मैनेजमेंट है उसको पैसा चाहिए। और ये मैनेजमेंट कौन है? पॉलिटिशियंस ज्यादातर, अगर आप देखें, जिनको एबीसीडी नहीं पता एजुकेशन की। जी। जो लोग इन इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं, आप उसका गूगल करके चैट जीपीटी करके एनालिसिस निकाल लीजिए कि जो किस टाइप के लोग हैं जो ओनर्स हैं, दे हैव ओपनड इट एज अ बिजनेस वेंचर, नॉट एज अ एजुकेशनल वेंचर। एग्री, ये पॉइंट राइट है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी राजेश जी, आई थिंक हम गलगोटिया को कोस सकते हैं, वो अकेले नहीं है, उनकी अकेले गलती नहीं है। बहुत पब्लिसिटी होगी गलगोटिया की। इट इज वेरी अनजस्ट टू लेबल ओनली वन इंस्टीट्यूशन व्हेन ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो लाइक दैट। तो गलगोटिया अकेला नहीं है इसमें। तो वो दूसरी बात है, वो एक्सपोज हो गया एक इंटरनेशनल फोरम में, और देश को इतना एक एम्बैरेसमेंट हुई है गलगोटिया की वजह से आईटी के लिए। चाइना भी मजाक उड़ा रहा है, चाइना का मीडिया भी देखिए वो मजाक उड़ा रहा है भारत का। बिल्कुल सर। तो बिकॉज आपने एक मौका दे दिया ना किसी को आपके ऊपर उंगली रखने का, और वो गलती तो हमारी है। लेकिन बहुत जब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की, मैंने भी एक चीज देखा कि इंस्टीट्यूट में कि पैसा चाहिए उनको, और एजुकेशन से उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ फीस चाहिए। उनके हर 3 मंथ में आपकी फीस आ जाए बस। देखिए, आप इस कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप एक प्रॉफिट ओरिएंटेड आप बनाते हैं, आपको पैसा जरूर चाहिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप उसको पैसा ना लीजिए, बट वो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाना चाहिए कि वो आपका कंटेंट और आपकी क्वालिटी आप उसको कॉम्प्रोमाइज करें। और दूसरा देखिए, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि आपके फैकल्टीज को 3-3 महीने तक सैलरी नहीं देते ये लोग जी। तो इसको मुझे आके एक्चुअली बोलती थी कुछ फैकल्टी दूसरे कॉलेजेस की, हमारे एक्चुअली कॉलेज में तो उसको बहुत अच्छा सिस्टम था कि उनको आप बाय द 15th और द 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। सपोजिंग अगर आज फरवरी है तो जनवरी की सैलरी 20 फरवरी तक आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि 1 तारीख 2 तारीख को आएगी। आपको 1-2 तारीख को मीडिया में भी यही हालत आते हैं, तो जो भी उनका प्रोसीजर है, बट इसको कई लोग तो 3-3 महीने तक नहीं देते हैं। मीडिया में भी यही हाल है सर, 2-2 महीने तक सैलरी नहीं आती है। सच कहूं तो मीडिया में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। चलिए, लंबी चर्चा कर ली हमने इस मुद्दे पर। शायद ये बहुत
बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तीनों ही मुद्दों पे बात किया आपने। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, जय हिंद। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। एक सवाल और, राफेल को लेकर बड़ी जानकारियां आ रही हैं, राफेल को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई, कई नेगेटिव जो उसके बारे में एक पब्लिसिटी जो है पूरी दुनिया में की गई, उसमें अमेरिका का, चाइना का एक बड़ा अहम रोल था। अब भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर बड़ी अहम डील हुई है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी उन लोगों को आड़े हाथों लिया है जो लगातार राफेल की आलोचना कर रहे थे। कैसे इस डील को देख रहे हैं आप, और इस डील के बाद एएमसीए और तेजस मार्क 1 को हम कहां देखेंगे सर? राजेश देखो, पहली चीज तो ये है कि राफेल जो है बहुत ही बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है, कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज है कि जैसा कि हमारे डिफेंस अटैची ने भी बोला कि किसी भी युद्ध में उभय पक्ष में कुछ नुकसान तो होता ही है। तो हो सकता है कि जब दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च किया तो मिसाइल हमारे जहाज के पास आके फटा, उसके शार्पनर राफेल में लगे, हो सकता है, लेकिन आके लैंड कर गया। तीसरी बात है कि इंडियन एयरफोर्स को अभी चाहिए, हमें बहुत हवाई जहाजों की दरकार है। 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए, 27 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, 27 हैं, 29 नहीं है बाय द वे। ये जो मीडिया बोल रही ना कि 29 है, ऐसा नहीं है, 27 फाइटर स्क्वाड्रन है। 2 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं वो प्राय बंद हैं, बंद हैं, लेकिन ठीक है, झंडा लगाया उसके अंदर, लड़ाई के मौसम में हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। होता है ना, पुराना ट्रक भी अगर ज्यादा सामान लेके जाना हो तो पुराने ट्रक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और 12 फाइटर स्क्वाड्रन जो हैं अगले 10 साल में बंद हो रहे हैं, डिसबैंडेड हो रहे हैं, मिग-29 के, जगुआर के, मिराज 2000 के। तो हमारे पास निकट भविष्य में मात्र 17 फाइटर स्क्वाड्रन बचेंगे। तो पूरा करने के लिए ये जो 114 राफेल ले रहे हैं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ बाय द वे, अभी सिर्फ डील हुई है कि हम ले लेंगे, जैसे कहते हैं ना शादी में रोका कर लेते हैं। ओके। अभी सिर्फ रोका हुआ है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। उसमें 2-3 साल लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में। अगर मैं याद दिलाऊं, 2016 में हमने राफेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, 36 राफेल जब एयरफोर्स के लिए लिए थे जी। और डिलीवर होते होते 2000 डिलीवरी शुरू होते होते 2020 हो गया था। एक और चीज है, तेजस एचएएल बोल रही है हर साल 18 बना देगी। टोटल भारत सरकार ने 180 तेजस मार्क 1A को ओके दे दी है, तो 10 स्क्वाड्रन आएंगे अगले 10 साल में। हर साल 18 तभी बनेंगे अगर अमेरिका हर साल 18 इंजन दे देगा, GE 404। लेकिन अमेरिका ब्रेके मार मार के दे रहा है इंजन। 2 साल पहले देना था, नहीं दिया, 1 साल पहले देना था, नहीं दिया, अभी देना था, 4 दिए हैं। तो एचएएल बोल रहा है ठीक है, 4 जहाज बना के दे देता हूं। अगले 50 साल तक ये ड्रामा चलेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A अगले 50 साल तक एयरफोर्स में रहेगा, उसमें यही अमेरिकन इंजन रहेगा और अगले 50 साल तक अमेरिका हमें तड़पा तड़पा के, ब्रेके मार मार के ये इंजन देगा, ताकि हम हमेशा अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर, सिर झुका के खड़े रहें। जी राजेश। बस एक सवाल, और ये जो फ्रांस के साथ डील हो रही है, क्योंकि अमेरिका लगातार प्रेशर कर रहा था आपको कि हमसे फाइटर जेट खरीदिए, रूस कह रहा था कि हमसे खरीदिए, लेकिन भारत फ्रांस की तरफ गया। इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है भारत अमेरिका के रिश्तों पर, भारत रूस के रिश्तों पर सर? हाँ, अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा था कि हम उनसे कोई भी फाइटर विमान ले लें, कोई भी फाइटर विमान ले लें,
डोनाल्ड ट्रंप तो जब से आए हैं 2 बार कह चुके कि F-35 ले लो। थोड़ा अनहैप्पी है डोनाल्ड जी। ट्रंप। रूस बोल रहा है सुखोई 57 ले लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देगा, इंडिया में बना लो। अभी तक भारत सरकार ने ऑफिशियली कोई बयान इशू नहीं किया है। देखो राजेश, होता यह है कि देखो सुखोई 57 या F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, जैसे मूली का पराठा, गोभी का पराठा। अभी तो हमारे पास नॉर्मल फाइटर विमान, रफाल जैसे फाइटर विमान की कमी है, यानी रोटी, नॉर्मल रोटी की कमी है। ओके। तो एयरफोर्स का पूरा दम इस वक्त लगाया कि भाई पहले ये 114 रोटियों के बारे में तो फाइनलाइज हो जाएं, उसके बाद में पराठा के बारे में सोचेंगे। जी चलिए, लेकिन जरूरी है कि पहले रोटियां मिलें और जल्द से जल्द मिलें, क्योंकि जो रोटी रखने वाली जो बर्तन है वो लगातार खाली होता जा रहा है। शुक्रिया, लेकिन आपका शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, दोनों ही मुद्दों पे आपने बात रखी, इसके लिए थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर।